अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लॉविट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स। इससे पहले मैं आप लोगों से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन पर मबनी थे इन स्टेट्स, लेकिन किस तरह से ज़रूरत पड़ी कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में चेंजिंग लानी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ये सब मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मुकम्मल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। अगर आप में से वो किसी ने नहीं देखी तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके सैलिएंट फीचर्स डिस्कस करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वैसे बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1789 में इन्फोर्स हुआ और इसके जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 है और अमेंडमेंट्स जो हैं वो 27 हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे मेन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना हो तो उसका प्रियम्बल देखा जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स in order to perform more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and posterity, do remain and establish the Constitution for USA। जैसे कि हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ा था कि अमेरिका में जो उस टाइम पे स्टेट्स थे, 13 स्टेट्स थे टोटल। ठीक है। जिन्होंने जो कॉलोनी थे यूके की, और उन्होंने रेबल किया और अपना साथ जो है वो कन्फेडरेशन जो है वो बनाई थी। लेकिन जैसे कि हमें पता है कन्फेडरेशन में सेंटर जो है वो बिल्कुल वीक होता है। ठीक है। और उस टाइम पे उन्हें बहुत सारी नीड्स आई कि उन्हें एक अपना अलहदा से फेडरल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए लाजिम है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो इसीलिए 1789 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। ठीक है। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेटिफाई 1788 में हुआ था, जो कि 13 में से 9 स्टेट्स ने किया था, और 89 में इसे जो है वो इन्फोर्स कर दिया गया। और इसके प्रिम्बल में कहा गया कि जो लोग होंगे इस यूनाइटेड स्टेट्स के वो सॉवराइन हैं, कि द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर सॉवराइन। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक है। और यूके का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए वो अनरिटन है, लेकिन वो कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी भी है वो सारी किंग के पास है, जबकि प्रैक्टिकली चाहे वो ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम जो है सुप्रीम है, हम जो है वो सॉवराइन है। और वाकई में इधर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स के भी सेक्शंस हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सेक्शंस मिलकर आर्टिकल को बनाते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका बिल्कुल मुख्तसर है, और सिर्फ मेन जो रोल है गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाएगी और सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम सारा ये बताया गया है, जुडिशरी के हवाले से बताया गया है। और जिस तरह से इसमें 27 अमेंडमेंट्स भी हैं, तो जो शुरू की 10 अमेंडमेंट्स हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, वो हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में लाजमी होने चाहिए, बेसिक राइट्स सिटीजन्स के, वो ही इसमें नहीं थे। तो इसीलिए शुरू में ही इसमें जो है वो 1791 में अमेंडमेंट्स की गई, बिल ऑफ राइट्स उन्हें नाम दिया गया। 10 अमेंडमेंट्स एक साथ हुई और हर एक अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट और बेसिक राइट के बारे में बताती हैं, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जो 13 to 15 हैं वो कुछ है रिकन्स्ट्रक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उसमें स्लेवरी वगैरह के लिए अब प्रोहिबिशन का बताया गया और बहुत सारे इस तरह से। वो हम इंशाल्लाह जो अमेंडमेंट्स हैं वो अलहदा से डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में। अच्छा, और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो है वो ब्रीफ रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इससे सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो मेन इश्यूज़ हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किस तरह से काम किया जाएगा मुल्क का, सेपरेशन ऑफ पावर क्या क्या होगी, सिर्फ उसे हम देखें। और जो ऑन गोइंग इश्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से जो इनेक्टेड लॉज किए जाएँ, या फिर कोई भी जो भी इशू या प्रॉब्लम या नेसेसिटी है किसी लॉ की, तो वो सारा काम लेजिस्लेचर को दे दिया कि वो टाइम टू टाइम करते रहे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेन जो है वो रेगुलेशन का बताता है, और किस तरह से फॉर्म होगी गवर्नमेंट और क्या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इस हवाले से बताता है।
अच्छा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्ट रिजिड भी कहा जाता है इसे, कि ये वर्ल्ड का मोस्ट रिजिड है। जैसे कि हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े दिन पहले से पढ़ रहे थे, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते थे कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसमें कोई प्रोसीजर नहीं है इस तरह का अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह पता चलती है, इस तरह के उसमें अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, तो इस तरह हमें पता चलता है कि वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। जैसे कि हमने यूके में पढ़ा था, उसमें कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लानी है तो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लानी है तो जो अमेरिका की लेजिस्लेचर है, जिसका नाम कांग्रेस है, ठीक है, उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज होती है तो उस पर लाजिम है कि वो 2/3 से पास हो पहले कांग्रेस में, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होता कि जब अगर कांग्रेस में अगर पास हो गई तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी एसन के लिए। जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि जो है पार्लियामेंट में कोई पास हो गई 2/3 से तो डायरेक्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है। ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर ये होता है कि सेंटर में जो कांग्रेस है उसने अगर 2/3 के साथ कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर दी है तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास नहीं जाती, वो सबसे पहले जाती है जो आज यूएसए के 50 स्टेट्स हैं, उन सब की स्टेट रेटिफिकेशन के लिए हर स्टेट के पास जाती है। हर स्टेट उसे रेटिफाई करेगा, मतलब 3/4 उधर हिसाब है कि 3/4 जो है स्टेट्स रेटिफाई करें 50 में से, तो इट मीन्स कि 38 स्टेट्स अगर रेटिफाई करेंगे उस अमेंडमेंट को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो अमेंडमेंट पास होगी, फिर जाकर कहीं प्रेसिडेंट के पास जाएगी और एसेंट मिलेगा। यही मेन वजह है कि आज अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए इतना टाइम हो चुका है, मतलब ये 1789 में इन्फोर्स हुआ था, तो अब है 2021 चल रहा है, तो 32 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जबकि प्रपोज तो बहुत सारी हो चुकी हैं 4000 से अबव, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी अमेंडमेंट 27 हुई है। उसकी मेन वजह यही है कि अगर कोई बिल, कोई चेंजिंग के लिए कोई भी बिल अगर कांग्रेस से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो भी जाता है तो उस पर लाजिम है कि वो स्टेट रेटिफिकेशन के लिए जाता है, जो 3/4 है। तो टोटल स्टेट्स जो हैं 50 हैं, तो 3/4 निकलेगा, 38 स्टेट्स की स्टेट रेटिफिकेशन लाजिम है। तो जब स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं वो उसे रेटिफाई करेंगी सब, तो फिर कहीं जाकर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। अच्छा, अब इसमें मेन आ जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है, मतलब कि ये एक फेडरल स्टेट है। जैसे कि पहले जब ये कॉन्फेडरेशन था और अब ये फेडरल है, मतलब कि जब यूनियन इन लोगों ने बनाया था, जो 13 स्टेट्स ने, ताकि वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस करें और एक साथ हों, कॉन्फेडरेशन उन्होंने रखी थी। लेकिन कॉन्फेडरेशन और फेडरलिज्म में यही डिफरेंस है कि कॉन्फेडरेशन में सेंट्रल मजबूत नहीं होता, जो उसके सब यूनिट्स हैं वो मजबूत होते हैं, जबकि फेडरलिज्म में जो सेंटर होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है और साथ साथ जो उसके सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स जो होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान भी फेडरल स्टेट है, जबकि है तो, लेकिन बहुत सी जगहों पर नहीं है सही से। लेकिन यूएसए जो है वो एक एग्जांपल कह सकते हैं कि जो फेडरल स्टेट की अगर एग्जांपल देखी जाए तो वो यूएसए है, क्योंकि जो सेंट्रल है वो मजबूत है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके जो सब यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑटोनॉमस हैं। जैसे कि अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे 50 स्टेट्स हैं मैं आपको बताया, तो वो 50 के 50 स्टेट्स की के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ साथ उनकी अपनी जो लेजिस्लेशन है और उनके अपने ही जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उनका अलग अपना एक कोर्ट है। यहाँ तक के मतलब जैसे कि अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर है और सब यूनिट्स यानी कि जो प्रोविंसेस हैं, उनकी जो फाइनल कोर्ट है वो तो हाई कोर्ट है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और फाइनल कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, यानी जो फेडरल कोर्ट है, हम उधर अपनी अपील लेकर जा सकते हैं, है ना। जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो स्टेट्स के कोर्ट हैं वो ही फाइनल अपीलेंट कोर्ट है। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टेट में कोई मामला चला है तो वो अपील के लिए फेडरल कोर्ट में जाएगा, नहीं,
एक स्टेट का मामला कोई भी किसी भी किस्म का हो तो उसमें अपीलेट कोर्ट, फाइनल अपीलेट कोर्ट उसी स्टेट की होगी, वो फेडरल के पास नहीं होती। तो यहाँ तक कि इससे पता चलता है कि जो एक स्टेट है वहाँ पर जो उसका सब यूनिट है वो मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमस है, उसके पास तमाम पावर्स हैं, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन वो भी उन पर लाजिम है कि वो कोई भी इन्फ्रिंजमेंट ना हो, जो कि मुल्क पूरे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होगी उसके लॉज से, तो फिर जो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, वो वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, फेडरलिज्म के बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर फेडरलिज्म है तो उधर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी। कोई भी स्टेट जिसमें फेडरलिज्म होता है, फेडरल स्टेट होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम लॉ होता है उसका। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 भी कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और कोई भी लॉ, किसी भी किस्म के रूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहे होंगे, तो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को नल और वाइड कर देगा। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को इन्फ्रिंज कर रहा होगा या उससे मिल रहा होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की वो एक्टिव हो जाएगी। जस्ट लाइक द पाकिस्तान भी एक फेडरल स्टेट है, इधर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और यहाँ पर भी अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को इन्फ्रिंज कर रहा हो या उससे मिल रहा हो, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्टिव हो जाता है और उस लॉ को नल और वाइड कर देता है। इसके बाद मेन यूएसए में जो उसका एक मेन एक फीचर है वो ये है कि इधर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेन किसी भी कंट्री की एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि पाकिस्तान में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री है। इससे पहले हमने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया तो उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है शुरू से, जब से ये बना है। उससे पहले कन्फेडरेशन थी, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। और जो सबसे पहला प्रेसिडेंट थे वो भी वाशिंगटन थे, जिन्होंने जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी इनकी अगेंस्ट द यूके, उसको कमांडर इन चीफ के तौर पे लड़े थे। तो उसी को ही प्रेसिडेंट भी बनाया गया और जो भी कन्वेंशन होती थी उसका भी। बहरहाल ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूएसए में बहुत ज़्यादा पुरानी है और मोस्ट पावरफुल है, इसी वजह से वो गवर्नमेंट भी। सेकेंडली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है, वन मैन आर्मी होती है। जबकि इसके साथ हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट अलहदा बंदा होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलहदा बंदा होता है। जैसे क्या है, पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इमरान खान है। और कि दोनों बंदे जो भी किसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर से आते हैं, मतलब कि वहाँ की पार्लियामेंट से, इसलिए उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास होती हैं तमाम, वो पार्लियामेंट से आता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है, प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल उसका अलहदा सेटअप है। जैसे कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो बनाया जाता है, वो जो स्टेट्स हैं वो बनाते हैं और उसके बाद वो मुंतखब करते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो जो मुकम्मल कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो 535 हैं। ठीक है, तो इसी तरह 535 का ही अलहदा से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो स्टेट्स बनाते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। लेकिन वो स्टेट जो भी लोग ये मेंबर्स होते हैं 535 के, अगर कांग्रेस के हैं तो वो ही अलहदा से उतने के उतने ही 535 इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, लेकिन उनका कोई भी लिंक कांग्रेस से नहीं होता। मतलब कि वो मेंबर्स बाद में कांग्रेस में नहीं बैठते। कांग्रेस के इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मुंतखब करने के लिए बनता है और उसके बाद उनका कोई भी काम नहीं होता उन मेंबर्स का, जो कि स्टेट्स बनाकर भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका जो टेन्यूर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल होता है, और हर जो इनका इलेक्शन होता है वो लीप ईयर में होते हैं। जो भी लीप ईयर आता है ना, 29 डेज़ वाला जो फरवरी के, उसमें इधर इसके इलेक्शन होते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 ईयर्स का टेन्यूर होता है और सेनेट का 6 साल का टेन्यूर होता है। ठीक है, तो ये इधर का सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और प्रेसिडेंट जो है उसके पास तमाम पावर होते हैं, वो ही एग्जेक्टिव होता है मेन, और ये मोस्ट पावरफुल बंदा भी होता है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि आप अभी हम अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो आज पूरी दुनिया पर एक तरह से हुकूमत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूएसए है वहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट जो है फेडरलिज्म है, जिसमें ये होता है, हमें पता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है तो जो सब यूनिट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमस होता है, और सेंट्रल भी मुकम्मल स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि जो मेन जो भी सा तमाम जो बड़ी मेन वाली जो पावर्स होती है वो सारी सेंटर के पास आ गई, फेडरल के पास, जो कि प्रेसिडेंट संभाल रहा है, और उसके साथ जो रेजिस्ट्री पावर्स हैं वो भी, और तमाम जो भी एक स्टेट की पावर्स होती हैं वो उनके लिए ऑटोनॉमस हैं, तो तमाम जो स्टेट्स हैं उसके जो सब यूनिट्स हैं। इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी ताल्लुक कांग्रेस से नहीं होता, मतलब कि वहाँ की पार्लियामेंट से वो बिल्कुल अलग बंदा होता है, और वो अपनी जब गवर्नमेंट बनाता है तो उसके लिए वो भी तो कैबिनेट बनाता है, जैसे हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट बनाता है। लेकिन बात यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है, उस पर लाजिम है कि वो पार्लियामेंट से ही बंदे उठाकर कैबिनेट बनाएगा, वही जो मेजॉरिटी पार्टी में आए होंगे वो अपनी मर्ज़ी से भले जिससे भी उठा ले, लेकिन ये लाजिम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर से ही उन लोगों को उठाकर अपनी कैबिनेट बनाएगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रेसिडेंट जो अपनी कैबिनेट बनाता है वो बिल्कुल भी एक भी मेंबर कांग्रेस से नहीं लेता, वो अपनी ही कैबिनेट बनाता है, वो किसी को भी बना सकता है, उसकी कोई इस बात से लिंक नहीं है कि जो मेंबर होगा कैबिनेट का वो कांग्रेस का भी मेंबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो फिर प्रेसिडेंट जिसको चाहता है, जिसकी भी क्वालिफिकेशन हो किसी भी तरह का, उसे अपनी कैबिनेट का मेंबर बना लेता है, और वो कैबिनेट के जो तमाम मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उनका कोई भी लिंक नहीं होता कांग्रेस में। यानी कि वो ना ही तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं, ना ही वो सेनेट से होते हैं, वो बिल्कुल अलग बंदे होते हैं प्रेसिडेंट के। तो ये था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए का। इसके साथ अदर पॉइंट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का है। यहाँ पर यूएसए में जो है मुकम्मल सेपरेशन ऑफ पावर है, जबकि जो हमने यूके में पढ़ी थी तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सब जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से मिली हुई हैं। मतलब कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हमने 3 तरह के पढ़े थे कि लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग सेपरेट होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा था, हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव से लिंक कर रही है और जुडिशरी भी पार्लियामेंट से लिंक कर रही है, क्योंकि हमने देखे थे वहाँ पर लॉर्ड्स ऑफ अपील भी होते हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, और पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव बनते हैं, यानी कि पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर भी बनता है और उसकी कैबिनेट भी बनती है। मतलब कि वहाँ पर पावर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं है, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो एब्सोल्यूट करप्ट करती है, इसलिए पावर मस्ट बी सेपरेटेड, कि पावर जो है वो किसी एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी किसी एक बंदे के पास होगी तो फिर एब्यूज़ ऑफ पावर लाजमी होगा। तो फिर ये डॉक्ट्राइन जो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने दी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंटेड है। इसके आर्टिकल्स ही कहते हैं कि आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव पावर का कहता है कि वो कांग्रेस के पास होगी, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के पास, और आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, आर्टिकल 3 कि जुडिशल पावर जो है वो जुडिशरी के पास होगी। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर से ये मुराद नहीं है कि अगर 3 हिस्सों में एक पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो तीनों अपनी मन मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस के पास है तो किसी भी तरह का लॉ पास कर सकती है, एग्जीक्यूटिव पावर अगर प्रेसिडेंट के पास है तो वो किसी भी तरह के काम उस मुल्क में कर सकता है, इन्फोर्समेंट करवा सकता है। इसी तरह अगर जुडिशल पावर जुडिशरी के पास है तो किसी भी किस्म के अगेंस्ट जस्टिस फैसले भी सुना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जब भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है तो उसके अगेंस्ट में बात आती है चेक एंड बैलेंस की, कि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस भी लाजमी होगी। इसी तरह यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर सेपरेशन ऑफ पावर है 3 ऑर्गन्स में, तो उधर भी चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल है। इसलिए जो तीनों के तीनों ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन पर चेक एंड बैलेंस रखता है कि वो कोई भी इस तरह का लॉ तो नहीं बना रही
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है या अनएथिकल या किसी भी किस्म का है, उसके पास वहाँ पर वीटो पावर है कि वो वीटो कर सकता है किसी भी इस तरह के लॉज को, और वो नल और वाइड हो सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है इसी तरह कांग्रेस पर चेक एंड बैलेंस रखता है। और सेकेंडली प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि जुडिशरी के लिए अगर देखा जाए तो जुडिशरी पर इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखता है कि जुडिशरी कोई भी अगर ऐसा कन्विक्ट को जजमेंट देती है कि वो अब सज़ाए मौत होगी उसे, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्डन दे सकता है और देख सकता है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो चेक एंड बैलेंस रख रहा है किस पर, जुडिशरी पर। और अब जुडिशरी की अगर बात की जाए तो जुडिशरी भी प्रेसिडेंट पर चेक एंड बैलेंस रखती है और साथ साथ लेजिस्लेशन पर भी। और वो इस वजह से कि अगर वो कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे तो जुडिशरी एक्टिव हो जाती है और चेक एंड बैलेंस रखती है कि कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहा, और वो किस वे में कि वो जुडिशल रिव्यू करती है। यानी कि जुडिशल रिव्यू मीन्स कि किसी भी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जुडिशल रिव्यू का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद अगर लेजिस्लेशन की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर उस पर लाजिम है कि वो सेनेट को जवाबदेह हो कोई भी एक्ट करे, और अगर सेनेट उसके एक्ट को अपोज करती है तो वो भी नल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह एक और जो कांग्रेस किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखती है जुडिशरी पर, वो ये है कि जो कांग्रेस है वो अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, और उनकी सैलरीज़ के बारे में बताते हैं, उनकी सारी जो भी जुरिस्डिक्शंस होंगी टेरिटोरियल वगैरह वो भी कांग्रेस बताता है। तो इस तरह से ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इसका एक और पॉइंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि यहाँ पर बाई कैमरलिज्म है, जो लेजिस्लेशन है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मीन्स 2 हाउसेस पर मबनी है। ठीक है। जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर है, और जो अपर हाउस है वो सेनेट पर है। जो सेनेट है वो तमाम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से आते हैं यहाँ पर। हाउस ऑफ सेनेट में 50 जो स्टेट्स हैं उनके हिसाब से एक एक मेंबर जो है वो बैठता है, इसलिए 50 ही तरह के मेंबर्स होते हैं। इसके बाद इसका एक मेन पॉइंट यही जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स जो है वो 10 अमेंडमेंट्स हुई थी 1791 में, जैसे कि 1789 में ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ, उसके बाद ही फ़ौरन बिल ऑफ राइट्स के लिए अमेंडमेंट्स हुई 10, और उन 10 की 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में तमाम राइट्स दिए गए हैं कि जो भी राइट्स होते हैं बेसिक राइट्स हमारे, कि फ्रीडम हो हमें मूवमेंट का, हमारी लाइफ का, और फेयर ट्रायल का, ये तमाम बातें, और इक्वालिटी हो हर तरह की बेसिस पर। ठीक है। इसके बाद इसका एक और मेन पॉइंट यही जो मैं आपको भी पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सब यूनिट्स हैं वहाँ पर वो बिल्कुल ऑटोनॉमस हैं, इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल ऑटोनॉमस हैं। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बिल्कुल अलग-अलग हैं। जो अलग अलग स्टेट्स हैं 50 उधर, तो 50 के अलग अपने स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए गए हैं। इसके बाद इसका एक और पॉइंट जो है वो जुडिशल सुप्रीमेसी है, कि जो जुडिशरी है उस पर मुकम्मल उसे सुप्रीमेसी हासिल है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, तो जुडिशरी के पास सुप्रीमेसी है कि वो एडमिनिस्टर करेगी जस्टिस को इंडिपेंडेंटली। ठीक है। और तमाम जो भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उसमें सब में इसे सुप्रीमेसी दी गई है कि वो किसी भी तरह के लॉज को देखे, या फिर अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो प्रेसिडेंट को देखे कि वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी एक्ट तो नहीं कर रहा, और साथ साथ जुडिशरी ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करती है, और जो भी मसाइल पेश आते हैं स्टेट्स के दरमियान और स्टेट्स के साथ साथ फेडरल के दरमियान उनको सॉल्व करती है। और जुडिशल रिव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मेन पावर है जुडिशरी के पास, और इसी तरह वो चेक एंड बैलेंस भी रखती है दूसरे ऑर्गन्स में, वो है जुडिशल रिव्यू के थ्रू। जुडिशल रिव्यू में वो ये देखती है कि कोई भी एक्ट या लॉ अगर कांग्रेस ने पास किया है, और अगर प्रेसिडेंट कोई भी ऐसे काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है या नहीं है, वो उसमें चेक करती है। और इसका बाकायदा जो पहली दफ़ा इसका जो कॉन्सेप्ट आया
वो किस तरह आया, वो एक केस था, वो हम इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। वैसे अगर हम जनरली बात करें तो ये तमाम जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो कन्वेंशंस के थ्रू ही आते हैं, इसलिए इसका एक मेन पार्ट ये भी यही है। अब यहाँ पर जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी कन्वेंशंस के थ्रू ही आया कि कभी कोई किसी के साथ कोई केस पेश आया तो किस तरह जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, और साथ साथ हम किस तरह से किस बंदे को सीनियरिटी के बेस पर या फिर पार्टीज़ के हिसाब से बनाएंगे, कुछ भी कोई से एक ऑफिशियल ड्यूटी पर रखेंगे, तो ये सारी बातें हमें कन्वेंशन बताती है। जैसे कि ये कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही आएगा या नेशनल असेंबली से ही आएगा। ये तमाम बातें हमें कन्वेंशंस जो हमारी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती है और उन्हीं की वो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पार्ट बन जाती हैं। इसी तरह जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उधर डबल सिटीज़नशिप भी होती है, यानी कि जो अमेरिकन सिटीज़न है उसके बाद डबल सिटीज़नशिप इस तरह से कि वो पूरी कंट्री का तो सिटीज़न होता ही है, कि अमेरिकन तो होता ही है, उसके साथ साथ वो जिस भी स्टेट में रहता है, अमेरिका में 50 स्टेट्स है ना एट दिस टाइम, तो जो जिस भी स्टेट में रहता है उसका भी उसके पास सिटीज़नशिप कार्ड होता है, और साथ साथ पूरे अमेरिका का भी। तो यहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप होती है। इम्पीचमेंट का अगर हम प्रोसेस देखें तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये है कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या फिर ऐसे कोई भी लोग जो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं वो रिमूव हो सकते हैं। किस वजह से? इम्पीचमेंट की अगर उनके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। पहला तो ये कि अगर उन्होंने ट्रीजन के केस पर हो, दूसरा ये ब्राइबरी या उन्होंने कोई भी ऐसे हाई क्राइम्स किए हों तो उस पर अगर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई है तो वो उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा ही होता है। The House of Representatives bring charge of misconduct by voting a bill of impeachment. The accused official is tried in the Senate with Chief Justice of Supreme Court present at the trial. फिर होता यह है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोअर हाउस होता है, वहाँ से ये बिल स्टार्ट होता है, बिल ऑफ इम्पीचमेंट। अब वो ये बिल ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ भी हो सकता है कि उससे रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ मेन ग्राउंड्स पर होता है। इसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ बताया गया कन्विक्शन ऑफ ट्रिजन हो, या फिर वो अनसाउंड हो चुका हो, या कोई गलत सलत हरकतें कर रहा है या क्राइम्स करे जा रहा है, और सब वाजे हैं, और तमाम जो उनका एक प्रोसेस है पर्टिकुलर, ये इम्पीचमेंट के बिल के लिए इतने % लोगों का जो है वो एसेंट चाहिए या प्रूफमेंट चाहिए, इतनी मेंबरशिप उसे इस बिल को चलाएगी और करेगी, तब इम्पीचमेंट होगी। तो ये बिल्कुल प्रोसेस अलग ही है। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये पढ़ना है तो हम अलहदा से एक वीडियो पर इसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट के, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने साइलेंट फीचर्स पढ़े। तो उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे कि अमेरिकन और US कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी बातें क्या हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।